गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। LIC डबल ओ का जो डिटेल डिस्कशन हम करने वाले थे आज, तो उस पर पूरा डिटेल डिस्कशन, जितना भी सब चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, उन सब पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। जहाँ पे मैंने इस कॉरपोरेशन को, इस एग्ज़ाम को और इस ऑर्गेनाइजेशन को इतने डिटेल में, इतने करीब से समझा है। मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी कितना होता है, सिलेबस क्या है इसका, अच्छा, और कहाँ कहाँ से हम इंश्योरेंस को स्पेशली पढ़ सकते हैं। मैं सारे सोर्सेज बताऊंगा, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, PDF वगैरह और क्लासेस वगैरह सब कुछ बताऊंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, इस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा इसको। और वर्क प्रेशर कितना रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना रहता है, फुल डिटेल इसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, क्या लेवल रहता है एग्जाम का, और प्रमोशन इसमें क्या क्या होता है, और मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा था LIC में जब मैं था। हालांकि ये स्केल 1 होता है, मैं क्लास 2 ऑफिसर था। ठीक है, तो हम हर एक चीज़ पे बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं, इतना बारीकी से कि शायद आपके जो डाउट्स हैं, जितने भी टाइप के डाउट्स आपके दिमाग में हैं, वो लगभग क्लियर हो जाएंगे। कुछ देखो बाद में रहेंगे, पर उनको आप कमेंट कर देना, तो हम अच्छे से इसको देख लेंगे। हर एक चीज़ को देखेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो करूँगा मैं। चलिए, LIC डबल ओ, ठीक है, पे बात करने वाले हैं। कैसा एक जॉब प्रोफाइल होता है, कैसा कुछ करने वाले। तो एक्चुअल में देखो, ये कुछ लिखा हुआ है ना, इस पर इतनी बात नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, ये तो मैंने चैट GPT से बनाया था, ताकि कुछ भी चीज़ मिसिंग ना रहे। ठीक है, प्रॉम्प्ट वगैरह देने में। तो जॉब प्रोफाइल जो होता है ना, आप स्पेशली इतना समझ लीजिए कि डेस्क पूरा जॉब होता है। मतलब मोस्टली इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो डेस्क जॉब होता है। जैसे आप इतना समझ लीजिए कि क्लरिकल टाइप होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पावर ज़्यादा होती है। पावर बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पावर होती है। पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट ये हैंडल करता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मैं डिपार्टमेंट में भी बात करूंगा। जैसे NB डिपार्टमेंट होता है, न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट होता है, क्लेम डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, इनवर्ड आउटवर्ड डिपार्टमेंट LIC में होता है। इसके अलावा अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, और भी डिपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे। सेल्स डिपार्टमेंट में हमारा ज़्यादा काम रहता था जब मैं LIC में था, क्योंकि इनमें एक मैडम थी, उनसे मेरी हमेशा लड़ाई रहती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करवाता था उनसे। ठीक है, तो वही है, डेस्क जॉब होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ज़्यादातर, और मैं हर एक चीज़ पे बात करूंगा। ऐसा मान चलिए कि इनके नीचे है ना, जैसे एक डिपार्टमेंट है NB डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग काम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्टिव डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए जो एजेंट्स होते हैं वो पॉलिसीज लेके आते हैं, वो यहाँ पे सरेंडर करते हैं पॉलिसीज को। तो जो NB डिपार्टमेंट होता है उनको हेड करता है एक डबल AO। और सभी डिपार्टमेंट में या तो डबल AO या फिर AO हैंडल करता है। सबका जो हेड होता है, या तो वो डबल AO होता है या फिर वो AO होता है। कोई मान लीजिए बड़ा स्टाफ है, कोई बड़ा ऑफिस है जिसमें सेल्स ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे AO इसको लीड करेगा। और जनरली वैसे डबल AO लीड करता है। उसमें HGO होता है, मतलब हायर ग्रेड असिस्टेंट, और एक असिस्टेंट होता है, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, असिस्टेंट 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें मोस्टली 2-3 लोग इनके अंडर में काम करते हैं। ये जो होते हैं वो डेटा एंट्री करते हैं। असिस्टेंट हो गया और HGA हो गया, ये डेटा एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एजेंट आया, ये पॉलिसी लेके आया, पॉलिसी का ये फॉर्म लेके आया, और फॉर्म ये देगा किसको, HGA को या फिर इस असिस्टेंट को देगा। ये पूरा डेटा एंट्री कर देगा। अब डेटा एंट्री करने के बाद डबल AO इसको वेरीफाई करता है, इसका पूरा पॉलिसी नंबर देता है, इसको पूरा वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद में ये ADM के पास जाता है, वो अलग की बातें होती है। वो इतना समझ लीजिए कि ये लीड करता है एक डिपार्टमेंट को। सुपरवाइजिंग ऑफ क्लरिकल स्टाफ जो मैंने आपको बताई दिया। स्मूथ ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंटल टास्क होता है, मतलब ज़्यादा कोई इसमें डिफिकल्ट टास्क वगैरह नहीं होता। लेकिन क्लेम डिपार्टमेंट में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्लेम डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, क्लेम सेटलमेंट जो करना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा समझ लीजिए कोई पॉलिसी है, और इस मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि थोड़ा सा 90% के आसपास डेस्क जॉब होता है। लेकिन क्लेम्स डिपार्टमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई अर्ली डेथ हो गया, अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले कोई पॉलिसी आई थी LIC में, और उसका अभी भी डेथ हो गया। अब शक होता है कि इतना अर्ली कैसे हो गया डेथ। तो जो डबल AO या फिर AO जो उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, वो जाता है वहाँ पे, और जाने के बाद में वो पूरा स्क्रूटनी करता है। उसके साथ में ABM भी जाता है और BM भी जाता है, अगर BM ब्रांच है तो BM जाता है। पूरा स्क्रूटनी करता है कि क्या प्रॉब्लम हो गया, इतना अर्ली डेथ कैसे हो गया। फिर ये जो BM के रिकमेंडेशन से ये क्लेम वगैरह वो सेटल करते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब फील्ड वगैरह भी जाना पड़ सकता है। बाकी सब में इतना कुछ नहीं रहता। एनालाइज करते हैं पूरा पूरा इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स को एंड क्लेम्स को। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। और प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स को। रिपोर्ट प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए पूरा का पूरा ये पॉलिसी पूरा कंप्लीट हो गया, अब इस पॉलिसी की पूरी रिपोर्ट को निकालेंगे कि हाँ ये पॉलिसी है। और मतलब सिंपल समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करते हैं उसका। कस्टमर इंट्रोस्पेक्शन एंड पॉलिसी क्लेरिफिकेशन, ये मैंने बता ही दिया आपको। ट्रांसफरेबल जॉब होती है, ट्रांसफर होते हैं इसमें। और
4-5 साल के बाद में ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं पर भी ऑल इंडिया में पोस्टिंग हो सकती है, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं होता। जनरली देखा जाता है कि आपकी स्टेट के आसपास ही पोस्टिंग होती है, क्योंकि वो भी प्रेफर करते हैं कि हमारे जो ब्रांच में ऐसे लोग आए जो हमारी रीजनल लैंग्वेज को समझे, ठीक है, तो वो वैसे लोगों को ही अपने पास में रखते हैं। तो मोस्टली यही है कि ट्रांसफ़र होते हैं, और कुछ सालों में जब जब आपके प्रमोशन होते हैं तो, और प्रमोशन बहुत अच्छे हैं एल में। जब मैं एल में था तो उस टाइम पे इतने सारे रिटायरमेंट हुए थे मेरे जब टेन्योर के अंदर, इतने रिटायरमेंट हुए थे। पूरा पूरा जो एवरेज एज होता है ना एक ब्रांच का, वो 50 साल से ऊपर का होता है। मतलब सारे बूढ़े लोग काम कर रहे हैं एल में, और अभी आने वाले टाइम में बहुत वैकेंसीज एल में आने वाली है। ठीक है, ये मैंने जॉब प्रोफाइल आपको पूरा बताया, आप समझ लीजिए बेसिक बेसिक इसका क्या है। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, चलिए, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं एल में, और कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिल सकता है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं। न्यू बिजनेस होता है जहाँ पे जनरली आपको स्टार्टिंग में नहीं बैठाते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा काम रहता है, थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग या फिर एजेंट से डीलिंग यहाँ पे ज़्यादा रहती है, और ज़्यादातर डेवलपमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे काम करते हैं। क्लेम्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट वगैरह होते हैं, मैच्योरिटी पे, मान लीजिए पॉलिसी मैच्योर हो गई, वहाँ पे डेथ वगैरह हो जाती है, सरेंडर अगर करना होता है तो वो क्लेम का मतलब होता है ना कि भाई पैसा वापस देना। जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को नया जनरेट करना तो एनबी डिपार्टमेंट, मतलब न्यू बिजनेस हो गया। क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिसी को मैच्योरिटी पे अगर जो पैसा वापस देना होता है कस्टमर को, या फिर अर्ली डेथ हो गई तब पैसा वापस देना होता है, या फिर सरेंडर अगर कर रहा है, मान लीजिए उसको, उसने बोला कि यार मुझे को पैसा ना पूरे जमा नहीं करने, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अब मैं जमा नहीं कर सकता पॉलिसी में, तो जो क्लेम इसको वापस देना है, तो ये सब क्लेम डिपार्टमेंट के अंदर होता है। सेल्स डिपार्टमेंट वही मोस्टली यार कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह डिजाइन करते हैं, तो सेल्स आपको पता ही है। इनवर्ड आउटवर्ड में बहुत कम काम होता है, ये सबसे रिलैक्सिंग डिपार्टमेंट होता है। एक मैडम थी हमारे, आडवाणी थी, कमल आडवाणी, बहुत अच्छे थे जब मैं था, और मेरी बहुत केयर करते थे वो। ये मोस्टली वही मैनेजिंग इनकम्स एंड आउटकम ये सब काम करते हैं। इनको कोई काम नहीं होता था। मैंने पूछा मैडम आपको काम की, बोला कुछ काम नहीं है हमारा। तो ज़्यादा करना आपको इसमें और इसमें ज़्यादा काम दे सकते हैं स्टार्टिंग में, बाकी इनमें थोड़ा सा क्या है, बाद में ही काम देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आप फैमिलियर हो जाओगे ना, उसके बाद इनमें काम होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट है लुकिंग आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मतलब जो ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हो, ईयरली प्रीमियम होता है, हाफ ईयरली होता है, मंथली होता है, सिंगल प्रीमियम भी एलआईसी में होता है, उनको पूरा स्क्रूटनी करने का जो काम करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैंने हालांकि इनमें काम नहीं किया इतना, इनसे इतना काम पड़ा ही नहीं कभी। तो मोस्टली मेरा काम यहाँ रहता था, और यहाँ रहता था, यहाँ रहता था, इसमें तो मैं ऐसे ही चला जाता था कभी कभी। तो इनको आप हेड करोगे, और हमेशा मान के चलिए कि एक ब्रांच के अंदर कम से कम 20 से प्लस लोग रहते ही रहते हैं, चाहे छोटी से छोटी ब्रांच भी है तो 20 प्लस लोग रहते हैं। वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा होता है, लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। मतलब बैंक के कंपैरिजन में तो ये 100 टाइम बेटर जॉब है, 100 टाइम्स अगर ये किसी भी बैंक में आप जाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यार एलआईसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा है इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्योंकि सेकंड मोस्ट रेवेन्यू इसका है पूरे इंडिया में, रिलायंस के बाद में। इतना पैसा है एलआईसी के पास, तो क्यों नहीं देगी अपने एम्प्लॉयज़ को। इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, आरबीआई के बाद में अगर सबसे ज़्यादा अलाउंस कहीं मिलते हैं तो क्या पूछो आप। और अगर मैं वर्क प्रेशर की बात करूं तो कुछ कुछ जगहों पे देखो, इन सबको मत पढ़ना आप इतना, मैं नॉर्मली बता देता हूँ। वर्क प्रेशर जो रहता है, नॉर्मल वर्क लोड रहता है। डेडलाइंस बोलो तो डेडलाइन कहाँ से आ गई? डेडलाइन मतलब जैसे मान लीजिए कि सीएम ओरिएंटेड ब्रांच है, चीफ मैनेजर की कोई ब्रांच है, उन्होंने बोला कि अभी आपके पास में 50 क्लेम्स हैं। ठीक है, 50 क्लेम्स को आपको, अब भाई एक ह्यूमन है तो वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन डेडलाइंस का मतलब क्या है कि आपको इनको 10 दिन में सेटल करना है, तो वो करना ही है। अगर सीनियर, इनको जो सीनियर होते हैं एबीएम, जो डब्ल्यूओ के जो सीनियर होते हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं? वो होता है एओ होता है, एडीएम होता है, उनके अलावा वो एबीएम जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होता है, वो उनकी सेमी पोस्ट में होते हैं वैसे तो। बाकी अगर ब्रांच बड़ी है तो उसको बीएम हैंडल करेगा, थोड़ी और ज़्यादा बड़ी है तो एसबीएम होता है। उनसे और ज़्यादा बड़ी ब्रांच है, जैसे मेरी ब्रांच मलाड में थी, वो काफ़ी अच्छी ब्रांच थी, बहुत बड़ी ब्रांच थी, तो उसको सीएम हैंडल करता है, चीफ मैनेजर। ब्रांच में हाईएस्ट पावर जो होता है ना, इसके बराबर में होती है, और ये जो पोस्ट होती है वो एसडीएम के बराबर में होती है, सॉरी एमएम के बराबर में होती है। मार्केटिंग मैनेजर ये थोड़ी सी बात की बात हो जाएगी, ये मैं आपको अभी बताऊंगा प्रमोशन वाले सेक्शन के अंदर, इसी क्लास में बताऊंगा ना। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखते हैं वो कि कितना कितना आपने काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतनी पॉलिसीज करनी है या फिर इतना प्रीमियम लेके आना है, ऐसा कुछ आप में टारगेट नहीं होता। नॉर्मल वर्कलोड रहता है, जितना बाकी, जितना बैंक वगैरह में नहीं रहता, उनसे तो बहुत ही कम रहता है। ऑपरेशनल थोड़ा बहुत रहता है कि आपको इतने टाइम में ये सब करना है, बाकी यही रहता है, ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, बहुत चिल जॉब है।
ऐसा मान के चलिए कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप घर से निकल जाओगे। लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए कि जैन से लेके और अप्रैल तक थोड़ा सा वर्क प्रेशर सभी डिपार्टमेंट में ज़्यादा रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना इस टाइम पे, क्लोजिंग बोलते हैं उसको, तो उस टाइम पे थोड़ा वर्क प्रेशर सब में ज़्यादा रहता है। एनबी डिपार्टमेंट में स्पेशली रहता है, क्योंकि एनबी डिपार्टमेंट में ज़्यादा पॉलिसीज़ वगैरह आती है। सेल्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर रहता है थोड़ा सा इस टाइम में। और बाकी अप्रैल मई के बाद में थोड़े ट्रांसफर चालू हो जाते हैं, तो वहाँ पे इतना प्रेशर रहता नहीं है, बाकी थोड़ा कम ही रहता है। इस 3-4 महीनों के गैप में थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, इतना समझ के चलिए। सैलरी मैं दिखाता हूँ, मेरी सैलरी भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कितनी थी कितना। तो बेसिक पे ये कब की सैलरी है, ये है सैलरी स्लिप है मंथ ऑफ मार्च की सैलरी है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क इसमें पड़ेगा नहीं, देख लेना, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं। मार्च की सैलरी है और 2025 की सैलरी है मार्च में। तो जब इसको आप देखोगे तो उसका बेसिक पे ही 93,000 है, मतलब बेसिक पे इसका 93,000 इसका बेसिक पे। आप समझ पा रहे हैं बात को। ग्रोस जो सैलरी आपकी आती है वो 1,21,000 के आसपास, और अभी थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि इसमें डीए वगैरह अच्छा खासा बढ़ता रहता है साल में 3-4 बार। तो 1,25,26 के आसपास इसकी ग्रोस सैलरी होती है। कुछ एनपीएस में वगैरह में कटता है इतना, तो देखो ये भी आपका ही है। नेट सैलरी जो है वो 1,00,000 के आसपास आपके अकाउंट में आती है, और एनपीएस भी आपका ही है भैया, कहाँ जा रहा है बताओ, 1 साल जब आप रिटायर हो गए तब मिल जाएगा। और अच्छा खासा इंश्योरेंस आपका होता है इसमें, जीआईएस प्रीमियम देखो ये रहा, महीने का कटता है इतना, इतना तो मेरा भी कटता था। अच्छा खासा मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और मतलब बहुत अच्छा है। स्पेशल कैडर अलाउंस भी मिलता है, और डीए वगैरह भी तो अच्छा खासा होता है, डीए तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, और बहुत अच्छे अलाउंस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मील कूपन्स वगैरह आपको मिलते हैं, और फर्नीचर अलाउंस मिलता है, मोबाइल अलाउंस मिलता है, तो बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। LIC ऐसे हाथों पे पालेगी आपको, अगर सेलेक्ट हो जाओगे ना इसमें, LIC हाथों पे पालती है इसमें। ये अगर मान लीजिए कोई असिस्टेंट, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट जो लगा था, ये न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट में लगा था, देखो डिपार्टमेंट आ गया ना यहाँ पे, न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट, ये किसी असिस्टेंट की सैलरी है, और ये न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट में लगा था, और इसकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो 28 के आसपास होती है। तो जैसे आप, मैंने वो वहाँ पे जो बिजनेस डिपार्टमेंट का नाम नहीं दिया हुआ था, ये असिस्टेंट होगा कोई, तो इसकी पोस्टिंग न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट में होगी। मैंने आपको बताया था ना कि WO होता है, उसके नीचे 2-3 HGA या फिर असिस्टेंट काम करते हैं, तो उनमें से एक असिस्टेंट था जो न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट में था, तो इसकी सैलरी इन हैंड इतनी थी। ये है मेरी सैलरी स्लिप, देख सकते हो आप। संदीप प्रजापत, डेवलपमेंट ऑफिसर था, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी थी 81,492, इसमें भी कुछ इनकम टैक्स वगैरह कट जाता था इतना, जीएस प्रीमियम होता था। नेट सैलरी जो आती थी वो 73,8400 और 42 के आसपास इतने आती थी। टोटल डिडक्शन जो होता था ये होता था, इसके अलावा भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं काफ़ी, ठीक है। ये है मेरी सैलरी, इसमें बेसिक पे जो था 58,852 था, 85 था। स्पेशल कैडर अलाउंस जो था, सब कुछ दिया हुआ यार, कुछ छुपाया नहीं है मैंने, क्या फ़ायदा आप छुपाने का, चलो देख लेना, आपको जहाँ पे भी मिलता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डीए वगैरह इसमें अच्छा था, और HRA है, CC है, ठीक है, ये FCA है क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए। ज़्यादा कुछ इसमें थोड़ा सा देखो, HGA असिस्टेंट जो होता है, और इसके अलावा क्लास 2 ऑफिसर या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर और WO, ये 3 वैकेंसी जो है LIC में निकलती है। यहाँ से प्रमोशन, ये तो पूरा का पूरा अलग ही डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट ऑफिसर का। असिस्टेंट से पहले आप बनते हो HGA, हायर ग्रेड असिस्टेंट, क्या बनते हो, हायर ग्रेड असिस्टेंट बनते हो। उसके बाद में जो आपकी पोस्टिंग होती है वो WO पे होती है, फिर आप AO बनते हो, फिर आप ADM बनते हो, फिर अलग भी 2-3 मतलब डिपार्टमेंट खुलते हैं जहाँ पे आप BM भी बन सकते हो। उसके अलावा आप सेल्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रमोशन वाले में सब कुछ बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न सिंपल है, LIC WO 3 फेज के अंदर होता है, और 3 फेज के अंदर प्रीलिम्स होता है, पहले आपको पता है। क्वांट आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जहाँ पे इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, दिया हुआ है इसमें। फिर इसमें मेंस होता है, और मेंस में रीजनिंग आती है बहुत ही इजी लेवल पे, लेवल भी बताऊंगा, एग्जाम ऑफ डिफिकल्टी सब कुछ बताऊंगा। जनरल अवेयरनेस आता है इसमें, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस आता है, प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है स्पेशलाइज पोस्ट के लिए ये नहीं आता, नॉर्मल जो इंश्योरेंस अवेयरनेस आता है उसी में सब कुछ पूछ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो ये आपको पता ही है, सिलेबस में आपने देख ही लिया होगा ये सब चीज़ें। इंटरव्यू जो होता है वो फाइनल राउंड टू एसएस, इसमें मतलब वही है जो बेसिक इंटरव्यू होता है वही होता है, GD वगैरह इसमें नहीं होता कुछ भी, बेसिक इंटरव्यू होता है। तो ये सब आपको पता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में तो इतनी चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता ही है चीज़ें।
सिलेबस क्वांट आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, मेंस के अंदर इंग्लिश आता है और इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अवेयरनेस आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ते हुए आ रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, इसके अलावा रीजनिंग भी आती है। देखो रीजनिंग भी यहाँ पे आ गई, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने। और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप सब भूल जाओगे, आपको सिर्फ इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना इसको पढ़ने में, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू। और ये मैं आपको प्रॉपरली पढ़ाऊँगा बहुत ही डिटेल में, क्योंकि मैंने इसकी हर एक टर्म को और हर एक, जैसे बोलते हैं रेगुलेशंस को, जो भी आप टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हो, जो भी आप वर्ड्स पढ़ने वाले हो, उस एक हर वर्ड को मैंने जिया है, उस हर वर्ड को एक्सपीरियंस किया है कि यार कहाँ ये वर्ड जो है वो कहाँ काम आएगा आपके, तो आप क्या रिलेट कर पाओगे हर एक चीज़ से, और वो दिमाग में बैठ जाएगी आपके कि हाँ ये चीज़ है जो यहाँ काम आएगी। बहुत आसानी से और बहुत ही स्मूथ वे में हम पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आएगा। बात करते हैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की, तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। देखो इजी टू मॉडरेट वगैरह मत समझो, जो प्रीलिम्स इसका होता है, जो इसका प्रीलिम्स होता है वो आप मान के चलिए कि SBI PO और IBPS PO प्री के लेवल का होता है। इसका जो प्रीलिम्स होता है वो SBI PO IBPS PO के प्रीलिम्स का होता है। ऐसा मत समझिए, जो आप वीडियोस देख रहे हो प्लीज़ आप थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जेन्युइन चीज़ें नहीं मिली, मतलब सॉरी टू से, बट कोई क्लियर के लेवल का बता रहा था, बट ये एक्चुअल में SBI PO IBPS PO लेवल का होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल लेवल यही रहता है। मेंस का लेवल इसमें मैं कहूँगा हलवा होता है, तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। मेंस अगर आप देखोगे तो SBI क्लर्क या फिर RRB PO, इससे RRB PO से थोड़ा कम ही होता है, लेकिन SBI क्लर्क लेवल का होता है, मान के चले। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जो क्वांट इसमें आती है 30 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 90 मार्क्स का होता है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 90 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे लीड, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप 90 आउट ऑफ 90 भी ला सकते हो। 90 आउट ऑफ 90 लाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, और लाते भी है, बहुत लोग लाते हैं। ये 90 लाना आसान होता है इसमें। रीजनिंग में भी आप 90 80 से प्लस आप आराम से ला सकते हो, तो यहाँ पे ना ज़्यादा लीड ले नहीं पाओगे आप लोग। इंग्लिश चूंकि इसमें होता नहीं है। जनरल अवेयरनेस के अंदर और फाइनेंशियल मतलब इंश्योरेंस अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के अंदर यहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जीए भी आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो इससे आप फेमिलियर हो ऑलरेडी, लेकिन इंश्योरेंस ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इतना ईजी है और इतना स्मूथ है, इतना मज़ेदार टॉपिक है, मज़ेदार इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको इतना ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ किसी को। इस लेवल पे हम इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत स्मूथ वे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 60 मार्क्स का ये आता है। 60 में से आप इतना स्कोर कर लोगे कि आप 45 के आसपास, 45 प्लस आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो। और स्टैटिक चीज़ें होती हैं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। आप यकीन मानिए कि 30 क्लासेस के अंदर, 30 टू 40 क्लासेस के अंदर इसके बीच में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे। और जैसे ही IBPS PO का जो प्रीलिम्स आपका खत्म होता है उसके 1-2 दिन बाद में हम इसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग है 18, 19, 20 को, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद में आते ही हम लोग, जैसे ही IBPS PO का प्रीलिम्स खत्म हो जाता है, हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और क्वांट अपना मेंस का चलेगा ही, मेंस से हम पूरा फोकस करने वाले हैं क्वांट पे, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं है। इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें अब मैं देख लूँगा। और प्रॉपर मतलब जो बुकलेट्स वहाँ से LIC से मिलती है वो सब है। इसके अलावा मैं आपको पूरा वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पे। शायद रात को हम क्लासेस करेंगे क्योंकि दिन में मेरा ऑफिस रहेगा। वीडियो लेक्चर करेंगे, मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ क्या क्या करने वाले हैं। वीडियो पूरा पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो में कम से कम आपकी 30 टू 40 क्लासेस होगी और बहुत डिटेल में होगी। और क्लास में आप लगभग पूरा खत्म कर लोगे। 1-1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटा सफिशिएंट होता है इसके लिए, क्योंकि बाकी भी आपको टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को। इसके बाद में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आती, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह पे या फिर टेलीग्राम पे। इसके साथ साथ में कुछ PDF भी है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप वीडियो देखते ही मतलब एनोटेड PDF जो होती है, जहाँ पे नोट्स मैं वीडियो में बनाऊंगा, वो एनोटेड PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं कुछ MCQs भी मेरे पास बहुत सारे हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस से, जो हमें वहाँ पे सिखाए जाते थे और हमने जनरली उनको यूज़ किया है। तो वो जो देखो LIC में है ना, इंश्योरेंस अवेयरनेस में वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है जो डेली लाइफ में यूज़ होती है।
और वो हमें ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे से सिखाई गई थी। और जब मैंने सिलेक्शन लिया था तो उस टाइम पे भी अच्छा खासा मटेरियल पड़ा है। ठीक है, तो स्टैटिक होता है पूरा का पूरा, तो एमसीक्यूज भी कुछ कुछ है। और मैं जितना समझता हूँ कि इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इंश्योरेंस और अवेयरनेस के अंदर कभी भी आपको करंट न्यूज़ नहीं पूछेगा। कोई कोई मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी कि जब इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ी थी तो उसमें मैंने बहुत सारी इंश्योरेंस की जो करंट न्यूज़ थी वो बहुत पढ़ ली थी, लेकिन एग्जाम में इनसे बिल्कुल भी नहीं आया। स्टैटिक इंश्योरेंस में स्टैटिक ही आएगा। जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का आपका 60 मार्क्स का जो पोर्शन है, उस 60 में पूरा का पूरा 60 मार्क्स का स्टैटिक ही आएगा। इसके अंदर बिल्कुल भी आपका करंट अफेयर नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा मतलब नहीं पूछेगा। बाकी जो आपका फाइनेंशियल जो जीए था, करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस, उसमें कुछ कुछ न्यूज़ जो है वो इससे आ सकती हैं, तो हम थोड़ा सा फोकस तो करेंगे। लेकिन ऐसा मत समझिए कि इसके अंदर जो है वो करंट न्यूज़ आएगी। इंश्योरेंस अवेयरनेस वाले पोर्शन में इसमें करंट न्यूज़ नहीं आएगी। ये 60 मार्क्स पूरा का पूरा स्टैटिक ही रहेगा। आप समझ पा रहे हैं बात को। लेकिन हमें थोड़ा बहुत इंश्योरेंस की जो करंट न्यूज़ होती है, इंश्योरेंस करंट न्यूज़ आईसीएन, इस पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई न्यूज़ होती है, इरडे की जो न्यूज़ होती है, जो बाकी अदर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, उन सब के बारे में भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। लेटेस्ट जो आरबीआई की साइड पे है कुछ कुछ चीज़ें, कुछ एलआईसी की साइड पे है, कुछ इरडे की साइड पे है, तो वो पूरा कंपाइल करके मैं कुछ दिन इस पर काम करूँगा, अच्छे से काम करूँगा, और उसके बाद में हम इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे मैनर में पढ़ने वाले हैं। और मैं अश्योर करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा डिटेल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है आपकी। जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जो भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको बिल्कुल भी इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज इसमें बढ़ानी है, वो क्या है, वो है आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस। और वो 1 घंटा शाम को हम पढ़ेंगे, कुछ दिनों बाद में हम स्टार्ट कर देंगे। और ये कोशिश करिएगा कि जो 45 डेज अपने पास में प्रीलिम्स में बचे हैं, जितना भी तारीख को अपना प्रीलिम्स है, शायद मेरे को कंफर्म डेट अभी याद नहीं है, भूल गया, तो उससे पहले हम 30 क्लासेस के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। 30 to 35 क्लासेस के अंदर, 40 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और इसमें कोशिश करिएगा कि इन प्रीलिम्स से पहले पहले आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि आप जब मॉक्स लगाओ प्रीलिम्स के बाद में, तो वहाँ पे आप, क्योंकि जी आप पढ़ ही रहे हो, और क्योंकि मेंस वगैरह भी आएंगे, तो आप क्वांट रीजनिंग भी पढ़ रहे हो। इसके अलावा आप 30 दिनों के अंदर, 30 क्लासेस के अंदर जब ये इंश्योरेंस अवेयरनेस कंप्लीट कर लोगे, तो जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, तो फुल मॉक टेस्ट में आप बहुत कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाओगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ये आपको सब पता ही है, ये आपको पता ही है सब चीज़ें कि रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी IBPS PO मान लीजिए प्रीलिम्स, SBI PO प्रीलिम्स मान लीजिए। क्वांट में भी 35 20 मिनट का टाइम मिलता है, जो स्टैंडर्ड एक लेवल है वही मिलता है। लेकिन कट ऑफ जो आपकी बनती है 70 में से बनती है, और अच्छी खासी कट ऑफ जाती है इसमें। कट ऑफ में हम प्रॉपर एक वीडियो बना लेंगे, पूरा का पूरा डिस्कशन उनका कर लेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी जनरली 4 सालों के बाद में आती है। इस बार जल्दी आ गई, लेकिन पहले 15 में आई थी, 2015 में, फिर 2019 में आई थी, फिर 2023 में आई थी, अभी 2025 में आगे जल्दी आ गई, क्योंकि अभी रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है, रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है LIC में, इसलिए ये वैकेंसी ज़्यादा आ रही है। रीजनिंग में जो मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चन आते हैं और 90 मार्क्स के होते हैं, टाइम आपको मिलता है 40। ये बहुत ज़्यादा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है इन 30 क्वेश्चंस को करने में, आप यकीन मानिए। बहुत, मतलब इतना मैं ये नहीं बोलूँगा कि देखो ये तो आपको पता है SBI PO IBPS PO लेवल का आएगा, लेकिन ये बहुत नॉर्मल लेवल का आता है। जो मेंस एक नॉर्मल लेवल का मेंस होता है, SBI क्लर्क, उस लेवल का ये आता है। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये भी 20 मिनट के अंदर आप कर दोगे 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के वो 90, इनमें भी 40 मिनट सफिशिएंट है। 90 आउट ऑफ 90 भी ला सकते हो, बहुत लोग लाए हैं। और ये इस लेवल का आता है कि आप 90 में से 90 ला सकते हो, अगर आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो। यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आप जीए पढ़ रहे हो उससे काम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको इसमें लेके चलना है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम क्वांट और रीजनिंग के अंदर स्कोर कर लेंगे, तो इस ये पढ़ने की अपन को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा प्लीज़ गलती मत करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, है ना। और ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नया चीज़ है, यहाँ पे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को। और ये सब डिस्क्रिप्टिव वगैरह होता है, ये सब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये भी आपका आएगा। तो थोड़ा बहुत इस पर भी ध्यान देना है आपको, टाइपिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेनी है। ठीक है, तो ज़्यादा अपने को फोकस जो है वो आपको पता ही है कैसे करना है। प्रमोशन जो होता है मैं स्पेशली आपको बता देता हूँ। प्रमोशन थोड़ा सा यहाँ पे अजीब तरीके से दिया गया है। जब WO बनते हो ना, अच्छी जगह पे पोस्टिंग होती है, मतलब ऐसा नहीं कि गांव में पटक देंगे ले जाके।
जनरली ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ से आप हो उनके आसपास ही आपको देते हैं, एक रीजन होता है, ठीक है, डिवीजन होता है वैसे, तो डिवीजन में पोस्टिंग देते हैं। एल ज़्यादा डिवीजन में बटी हुई होती है। जैसे मैं MDO 3 में पोस्टेड था, मुंबई डिवीजनल ऑफिस 3, इसमें 18 ब्रांचेस थी, और वो अच्छी जगह पे होती है ब्रांचेस, ठीक है, LIC के ऑफिस अच्छी जगह पे होते हैं। बड़ी सिटी में नहीं तो लगभग नॉर्मल सिटी में ब्रांच होती है, ऐसे गाँव में नहीं पटकेंगे आपको। WO के बाद में जो फर्स्ट प्रमोशन आपका होता है वो AO का होता है, अगर आपको एडमिन में रहना है तो। एक होता है एडमिन और एक होता है सेल्स। मैं आपको पहले एडमिन का बताता हूँ। WO से आप पहले बनते हो AO, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद में पोस्ट आती है ADM, असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर। हालांकि ब्रांच में ही बैठते हैं, लेकिन पता नहीं उनको डिविजनल मैनेजर क्यों कहते हैं, मैं भी नहीं समझ पाया। ठीक है, और यहाँ से आपको बनता है DM, डिविजनल मैनेजर, और यहाँ से आप बनते हो SDM। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ये जो पोस्ट होती है सबसे बड़ी, इन द सेंस एक डिवीजन जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं MDO 3 में पोस्टेड था, तो MDO 3 के अंदर जो सबसे बड़ा जो पोस्ट, वहाँ पे एक डिविजनल ऑफिस होता है। यहाँ पे इनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, 18 ब्रांचेज इसमें थी। तो इस डिवीजन में 18 ब्रांचेज है, उनका जो हेड होता है वो कौन होता है अपने पास में? SDM होता है, सीनियर डिविजनल मैनेजर। उसके बाद में फिर आप ZM, मतलब अलग अलग होता है, फिर सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वो आगे की पोस्ट जाती है। ZM होता है, RM होता है, तो ये बाकी अलग हो जाते हैं। जोनल मैनेजर होता है, रीजनल मैनेजर होता है। फिर अगर आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, मान लीजिए आपने बहुत टाइम तक सेल्स में काम किया है, ठीक है, तो आपको बना देंगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेल्स वगैरह, ऐसा बना देते हैं। तो वो सब फिर मतलब हेडक्वार्टर के अंदर आता है, वो सब आगे की पोस्ट है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि आपका मैक्सिमम जो होता है वो इस रेंज तक आप जा सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकते हो, 1 या 2 पोस्ट ऊपर भी जा सकते हो, अगर आप लंबे टाइम तक काम करते हो तो। में प्रमोशन अच्छा भी होगा तो शायद आप चेयरमैन भी बन सकते हो। ठीक है, तो अच्छी खासी पोस्टिंग होती है। ये होता है इसमें एडमिन वाला। अगर आपको मान लीजिए सेल्स में जाना है, जैसे आपने बोला कि सर BM कौन होता है, फिर CM कौन होता है ना, ये कौन होते हैं, और MM कौन होता है, फिर MS कौन होता है। देखो BM होता है, देखो AAO के जो इक्वल में होता है ना, वो होता है ABM सेल्स में। ये आप सेम पोस्ट होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। आप AAO से ABM भी बन सकते हो, वो बहुत ही रेयर चांसेस में होता है, लेकिन ABM भी बन सकते हो। ये सेम पोस्ट होती है सेल्स में। ये तो है एडमिन, मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं। सेल्स वगैरह जो टारगेट्स वगैरह पे, या फिर पॉलिसीज कितनी ये लेके आओ, इतना टारगेट करो, ये करो वो करो, इन सब में थोड़ा सा होता है ना सेल्स वाला, ये होता है सेल्स। इसमें ABM होता है, फिर ABM के बाद में वो BM बनता है, ठीक है। BM के बाद में वो SBM, अगर मान लीजिए ये सेम ही पोस्ट होती है, सीनियर ब्रांच मैनेजर। फिर होता है चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर जो होता है वो काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, ये MM के बराबर की पोस्ट होती है। चीफ मैनेजर एक ब्रांच में होता है, इसके इक्वल में अगर कोई डिवीजन में बैठेगा तो बैठेगा MM, मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर से जस्ट बड़ी जो पोस्ट होती है वो होती है SDM, CM। ये इक्वल में होता है MM के, ठीक है, और MM से जस्ट ऊपर होता है SDM और CM। और ये सब ऑलमोस्ट जो होती है ना, देखो CM, MM और MS, ये ऑलमोस्ट सेम कैडर की पोस्ट होती है। ये ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता, सेम ही लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए, अच्छा प्रमोशन होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रमोशन होता है, और अभी बहुत अच्छे प्रमोशंस बाकी भी हैं इसमें। समझ पा रहे हो बात को? बहुत अच्छे प्रमोशन इसमें होने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। LIC WO ज्वाइन करो और बहुत मज़े होते हैं वहाँ पे। चलिए, जो मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा था वो कैसा था, तो हमारी जो, मैं एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद में PDO में बना, और उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफिसर बना, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत दूर था, ठीक है। तो इसमें हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी वो बहुत अच्छी और इतनी शानदार ट्रेनिंग हुई थी ना, मेरे को अभी भी याद आती है जब मैं सोचता हूँ कि यार कितनी अच्छी ट्रेनिंग थी। 1 महीने का हमारा होटल ट्रेनिंग था, जिसमें हमें सब कुछ ट्रेनिंग दिया गया कि ये सब प्लान्स होते हैं, ये सब कैसे आप मार्केटिंग करोगे, कैसे सेल्स करोगे, कैसे सब कुछ प्लान्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे ट्रेनिंग दोगे। ये होते हैं ट्रेनर्स। डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो ट्रेनर्स होते हैं, वो रिक्रूटमेंट करते हैं। ऐसा मान लीजिए वो HR होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर HR करते हैं वो। एजेंट्स वगैरह रिक्रूटमेंट इनका काम होता है, और पॉलिसीज वगैरह वो सेल करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं वो एजेंट्स को। फिर डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, फिर यहाँ से आप ABM भी बन सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ABM के बाद में आप वही BM बन जाते हो, फिर BM के बाद में आप CM बन जाते हो, SDM बन जाते हो, फिर MM वगैरह बन सकते हो, फिर आप SDM बनते हो, फिर आगे जाके फिर बहुत अच्छी पोस्ट वगैरह पे जा सकते हो। तो इसमें मेरा जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था उसमें 1 महीने का मेरा होटल ट्रेनिंग था,
क्लासरूम ट्रेनिंग भी उसको बोल सकते हैं। उसके बाद में होटल ट्रेनिंग के बाद में 1 महीने का ब्रांच ट्रेनिंग था। 1 महीने का इन द सेंस कैसा था वो, इस 1 महीने में फर्स्ट 3 जो वीक थे उसको मैंने ब्रांच में काम सिखाया। ब्रांच में सब डिपार्टमेंट में हम सीखे। अकाउंट में हमने काम किया, सेल्स में काम किया, जो न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट होता है उसमें काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद में जो लास्ट वीक की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमने वापस में होटल में आके या फिर जो क्लासरूम ट्रेनिंग उसको बोलते हैं, क्लास में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और एक एग्जाम होता है लास्ट में, उस एग्जाम को क्लेरिफाई करना पड़ता है, तो वो सब अपन ने किया। ठीक है, उसमें हमें एक्सपीरियंस भी शेयर करना पड़ता है कि आपने क्या क्या सीखा, पूरा अपना एक्सपीरियंस बताओ, वो सब अपने को बताना होता है। तो ये सब चीज़ें सीखी वहाँ पे। समझ पा रहे हो? तो ये है पूरा का पूरा, मैंने कंक्लूजन आपको दिखा दिया। प्रीवियस ईयर कट ऑफ रह गया तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को हम आराम से देख लेंगे, बाकी एक सेपरेट वीडियो में उसका बना दूंगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो और जो भी आपका डाउट रहता है आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम। तो टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छी पोस्टिंग होती है, सैलरी बहुत अच्छा होता है, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हर एक चीज़ को मेरे को लगता है मैंने ठीक ठाक लेवल पे समझा दिया है। बाकी अगर आप चाहते हो तो क्लासेस में हम बात करते रहेंगे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन बेसिक ओवरऑल मैंने आइडिया जो है आपको दे दिया। ज़्यादा फोकस आपका क्वांट रीजनिंग जी आप कर रहे हो वो कर ही रहे हो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ आपको जो काम करना है वो किस पे करना है, इंश्योरेंस अवेयरनेस पे करना है, और मेरे हिसाब से मैं आपको सफिशिएंट करवा दूंगा और कहीं पे भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज़ माई गारंटी। और बहुत डिटेल में हम करेंगे और हर एक चीज़ को ऐसे लाइफ के साथ में कि यार हाँ ये चीज़ वहाँ पे काम आई, ये चीज़ यहाँ पे काम आई, ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है। ठीक है, हर एक चीज़ को समझेंगे। तो बाकी चलिए, थैंक यू सो मच।